नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन बीजेपी पर काफी भारी पड़ा है। जिन लोगों को ग्रहों और नक्षत्रों पर उसकी दशा पर भरोसा है, उनकी जुबान में कहूं तो बीजेपी पर मंगल भारी नजर आ रहा है। दरअसल आज कुछ ऐसे वाकये हुए हैं जिनकी पड़ताल की जाए तो समझ आएगा कि आने वाला समय बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आ गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का गुजरात में 2 दिन का अधिवेशन आज शुरू हो गया है। यानी घर में घुसकर मारने वाला डायलॉग जो बीजेपी प्रेमियों को बहुत पसंद है, वो आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डर बन गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यपालों को लेकर ऐसा फैसला सुनाया है जो बीजेपी की रणनीति को खारिज करता है और इसके साथ ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न यानी डरावना सपना बन चुके राहुल गांधी को भी अदालत से सावरकर मामले में बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत हुई है राहुल गांधी की, ये कह सकते हैं, जिससे बीजेपी की आफत बढ़ सकती है। इन सारी दुश्वारियों के बीच अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी ये सब बीजेपी को घेर ही रहे हैं और खुद बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के नेता भी उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इस तरह बीजेपी पर मंगल भारी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वैसे अगला सप्ताह भी बीजेपी के लिए मुश्किल ही रहेगा। वक्फ संशोधन कानून पर तो सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 15 याचिकाएं मुखालफत में दायर हो चुकी हैं और इन पर 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। जाहिर है खुद को संविधान हितैषी साबित करने के लिए बीजेपी इस दिन बड़े प्रोग्राम करेगी और मोदी और शाह तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे ही और उनके मुताबिक अंबेडकर कहने वाले फैशन का हिस्सा भी वो बन जाएंगे। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि 14 तारीख के बाद अगली तारीख यानी 15 होगी। 15 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो वहां संविधान को लेकर क्या बातें सरकार की तरफ से कही जाएंगी, क्योंकि वक्फ कानून पर सबसे बड़ा सवाल संविधान विरोधी फैसला लेने का ही है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और आदेश दिया है जिसमें बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने डीएमके सरकार के 10 विधेयक रोक कर रखे थे, जिस पर अदालत ने कहा है, बड़ा शानदार फैसला सुनाया है अदालत ने कहा है कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए थी। राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा न हो। ये बात कह रहे हैं, ये बात कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और एक फटकार की तरह कहें तो ये राज्यपाल के लिए और न सिर्फ तमिलनाडु के राज्यपाल, ये तमाम राज्यपालों के लिए ये लागू होती है बातें। बीजेपी के शासन में दोस्तों कई राज्यों में राज्यपालों के फैसले विवादों में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में राज्यपाल के कारण गलत तरीके से सरकार बन गई थी। पिछली सरकार आप याद कीजिए, शिंदे की सरकार बन गई थी और उसके बाद वो मामला जो है वो लटका रहा, ये सभी को याद होगा। ऐसे और न जाने कितने फैसले हैं जहां गैर बीजेपी सरकारों को परेशान किया गया, लेकिन अब इस पर बीजेपी को झटका लगा है। उधर कांग्रेस आज बीजेपी के घर पहुंचकर वहीं उसे गांधी, पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सबका सबक याद करवा रही है। आज और कल कांग्रेस के 2 दिन के अधिवेशन में एक तरफ संगठन को मजबूत करने का काम होगा तो दूसरी तरफ बीजेपी को 2 साल बाद के विधानसभा चुनाव में हराने की तैयारी भी कांग्रेस करेगी। इसके साथ ही और क्या चर्चाएं होंगी और क्या खास है इस अधिवेशन में, इस बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथी शकील अख्तर जी वहीं मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और लेकिन उससे पहले पवन खेड़ा, कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। इसी मसले पे पवन खेड़ा की जुबानी सुनिए। पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर
और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है। सर, जब देश में संकट की स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन किया, उससे कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली, देश को भी एक नई दिशा मिली। आज अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ जैसा माहौल है, ये बापू की धरती है, पटेल की धरती है, इस तरह का माहौल और पार्टी का ये अधिवेशन क्या कहें? ये इसीलिए है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। सर, आखिरी सवाल, न्याय पथ नाम दिया गया है, इसको थोड़ा समझिए। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ, तो ये पूरा ब्यौरा दे रहे थे यहाँ पर पवन खेड़ा। दूसरी तरफ जब आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सोनिया गांधी ने सरदार पटेल के देखिए माल्यार्पण करते हुए उनकी मूर्ति पे, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ मौजूद, तमाम नेता, और ये गुजरात है, अहमदाबाद है। इधर पुणे की अदालत चलें। पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की उस याचिका को मंजूरी दे दी है जिसमें विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि मामले में समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की याचिका दी थी राहुल गांधी ने। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि समरी ट्रायल नहीं, जबकि आप समन ट्रायल मुझे भेजिए, और ये याचिका उन्होंने ऐसी मांग की थी, और जहां पर ये साबित करना चाहते हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को, ताकि इस मामले के ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर बहस की जा सके। राहुल गांधी चाहते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटे ही जा ही रहे हैं तो फिर कायदे से पलटे जाएं। जब इतिहास के पन्नों में आपको याद होगा कि आजकल औरंगजेब सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, और वैसे ही सावरकर साहब रहते हैं चर्चा में। सावरकर साहब को डिफेंड करने की कोशिश बीजेपी और बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे हैं वो करते हैं, आरएसएस करता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी को जब उनके ऊपर केस किया गया सावरकर के मसले पे उनकी टिप्पणी पर, तो राहुल गांधी ने बोला कि पूरे पन्ने पलट देते हैं और अब कायदे से पलटे जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सावरकर को लेकर जो तमाम मनगढ़ंत बातें बीजेपी ने गढ़ी हैं, उन सब का पर्दाफाश होने में अब सुविधा होगी। लेकिन बीजेपी के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है दोस्तों, कि फिर आगे वो देश के लोगों को हिंदुत्व और सावरकर को लेकर कैसे गुमराह करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, बीजेपी ने इसी मुद्दे पर ही नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार खत्म करना, ऐसे न जाने कितने मुद्दों पर गुमराह किया है देश को। लेकिन अब दूसरे दल इसकी पोल खोल रहे हैं। आइए जरा तेजस्वी यादव की बात करता हूं। तेजस्वी यादव ने तेल और गैस, कल ही तेल और गैस की कीमत बढ़ी है, तेल और गैस के दाम बढ़ने पर जो कुछ कहा है, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए घेर रहे हैं मोदी सरकार को, नीतीश बाबू को। महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई तो और बढ़ेगा इनके नाम। महंगाई। उधर बिहार में जेडीयू नेता वक्फ संशोधन के खिलाफ कोर्ट पहुंच रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए यह समझना मुश्किल है कि जब चुनाव का समय आएगा तो उसे जेडीयू के कारण फायदा होगा या नुकसान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में अदालत की कार्रवाई से बीजेपी को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी को नुकसान होगा और उसे लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। लेकिन अब ममता बनर्जी शिक्षकों के साथ खड़ी हो गई हैं और उनकी नौकरी बचाने की गुहार लगा रही हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी इस मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि नौकरी से निकाले गए उन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है जो निष्पक्ष तरीके से चुने गए थे। इस फैसले में हजारों शिक्षकों और उनके परिवार की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है, और इसलिए यानी राहुल गांधी और ममता बनर्जी साथ आ रहे हैं, और यह भी बीजेपी के लिए एक डरावना सपना ही होगा। तो किस तरह आज का दिन बीजेपी पर रहा है भारी, यही हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ कैसे संकट खड़ा हो रहा है बीजेपी के सामने, कैसे राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है पुणे कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात कि यहां जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो एक बात और, औरंगजेब का जिक्र किया था। औरंगजेब के कब्र के रखरखाव के लिए एक आरटीआई में सवाल पूछा गया कि क्या यूपीए की सरकार के वक्त औरंगजेब के कब्र के रखरखाव के लिए, देखभाल के लिए कितने खर्च किए गए पैसे और कितने रुपए खर्च किए गए इधर नरेंद्र मोदी की सरकार में। आप चौंक जाएंगे दोस्तों। यूपीए में 2014 का जो बजट था 5,000 रुपये था, मात्र 5,000 रुपये औरंगजेब की कब्र के लिए यूपीए सरकार।
जो आखिरी 2013-14, उसके बाद तो नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, चुनाव हुआ। लेकिन इधर 24-25 में जो बजट है, जो अब 25 का बीत गया, अब 26-27 आ गया है, आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, तो जो 24-25 का बजट था वो 5 लाख से ऊपर का था आरटीआई का। तो अपने आप में वो एक अलग ये एक्सपेंडिचर, ये आरटीआई का जो है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं 14-15 में देखिए कैसे बढ़ा है एक्सपेंडिचर औरंगजेब के उस पर। 2014-15 में 5,000 रुपये, उसके बाद 15-16 में 9,397, यहाँ से लेते लेते 2024-25 में 5,35,988 रुपये, 1,51,204 रुपये, ये पूरा देखिए। 19-20, 20-21 में थोड़ा सा वो कोरोना काल था, इसलिए वहाँ पर 19-20 में बजट नहीं है, लेकिन 20-21 में 3,000 रुपये ही है। लेकिन 21-22 में आप देखिए 2,55,000, उसके बाद 2 लाख से ऊपर 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, और लड़ाई कर रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। चलिए, ये जानकारी सिर्फ आप लोगों के लिए रख रहा था, क्योंकि औरंगजेब चर्चा में काफ़ी बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूँ। देखिए, उधर सीधे अहमदाबाद से, गुजरात से शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। इधर हमारे 4 साथी और हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं, और पुणे कोर्ट भी चलेंगे, राज्यपाल पर जो टिप्पणी है उस पर भी चलेंगे, लेकिन आप जहां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में घुसकर मारेंगे कहा जाता था, ये घर में घुस के क्या हो रहा है? क्या सचमुच ये 64 साल बाद ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जा रहा है? यही सही कह रहा हूं, 64 साल बाद हो रहा है महाधिवेशन? शकील जी, और क्या सही बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी आप। कांग्रेस का ये फैसला जो है बहुत ही हिम्मत का और दुस्साहस का फैसला है। उनके पास अपने 3 राज्य हैं जहां उनकी सरकारें हैं। हिमाचल प्रदेश है, वहां मौसम अच्छा है, सोनिया गांधी वहां कर चुकी हैं। कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार में चुनाव है। लेकिन कांग्रेस ने, जो आपने कहा, घर में घुस के, गढ़ में जाके चुनौती देना, नरेंद्र मोदी का गढ़ है गुजरात। कहते हैं अगर गुजरात हार गए मोदी जी तो समझ लीजिए कि उनकी राजनीति जो है वो ढलान पे चली जाएगी। तो कांग्रेस ने गुजरात में जो फैसला किया है, और उसके लिए जो साल है 2025, वो बड़े विशेष महत्व का है। ये सरदार पटेल की 150वीं जयंती है। 150 साल हो गए हैं सरदार पटेल को, और हम यहां कल से हैं। हर जगह सरदार पटेल और महात्मा गांधी। बीजेपी ने नाम लिया, एक स्टेचू बनाया, लेकिन आज सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त हमला किया कि इन्होंने सरदार पटेल के नाम पे कुछ नहीं किया। जो सब कुछ बना हुआ है, और हम लोगों ने, सारी प्रेस ने, बहुत बड़ी तादाद में प्रेस आई है, पूरे हिंदुस्तान से आई है, दिल्ली से तो आई है, लेकिन बाकी कई राज्यों से आई हुई है प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस भी है। उन सबने देखा कि जितनी इमारतें हैं, जितने स्मारक हैं, जितने भवन है सरदार पटेल के नाम पे, वो सारे के सारे 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। अभी जिस जगह ये मीटिंग हो रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल अहमदाबाद में, वो पुराना है उसी टाइम का। अभी जो आपने दिखाया कि सोनिया गांधी जी और राहुल वहां पे स्टेचू पे माल्यार्पण कर रहे हैं जी, तो वहीं पे एक स्टेचू बना हुआ है जिसमें तीनों की तस्वीरें हैं, और उसके बैकग्राउंड में सभा स्थल दिखता है। गांधी जी के साथ एक तरफ नेहरू जी और दूसरी तरफ जो है सरदार पटेल बात कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीर है, स्टेचू है, तस्वीर क्या वो कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बहुत जोरदार हमला किया है, और कल जो है इसके बारे में जो उनकी एआईसीसी का सेशन है जिसे कहते हैं, जिसमें हजारों एआईसीसी के मेंबर आएंगे, आ चुके हैं वो दरअसल, तो वहां पे उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, कि गुजरात का नैरेटिव सेट करके इन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, लेकिन गुजरात की वास्तविक स्थिति क्या है? और ये सही है, गुजरात में अभी जितना, हमें काफी टाइम हो गया यहां से, कल के आए हुए हैं, बहुत लोगों से मिले, और हम नहीं, सारे जर्नलिस्ट मिले। वो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली बातचीत में सब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, यहां पे
जो भी हमको दिख रहा है, जो भी बता रहा है, वो सारा का सारा कांग्रेस टाइम का है। तो कांग्रेस की स्थिति यहां वाकई अच्छी है, मजबूत है, लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। और आप देखिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी को यहां सबसे ज्यादा वोट मिला था। 2017 में कांग्रेस ने, तो वहां तो बीजेपी हारते ही हारते बची थी। आज उसके बारे में काफी चर्चाएं हुई 2017 के बारे में, कि सूरत में किस तरह से बीजेपी ने वहां के लोगों को, अब क्या उसके लिए शब्द बोले, लेकिन उन्हें करके, डरा के, धमका के, और वहां कांग्रेस की शायद 2 या 3 सीटें आ पाई थी 12 में से। जी। सूरत ने ही कांग्रेस को हराया था वहां पे, नहीं तो कांग्रेस जो है 17 में जीत गई थी। तो आज की तारीख में यही कहा जा रहा है यहां पे कि 2027 में यहां चुनाव होने वाला है, और उसके लिए कांग्रेस ने सही समय पर गुजरात आके पूरे देश को एक मैसेज दिया है। दूसरी बात कि हम कल से यहां है, पूरा शहर सजा हुआ है। लोग बाहर बैठ के सोचते हैं कि गुजरात में मोदी का शासन है, सब डरे हुए हैं। नहीं, जगह जगह राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, खड़गे जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, स्वागत द्वार बने हुए हैं, एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता दिख रहा है, और बड़े उत्साह से दिख रहा है। हमने कई सेशन कवर किए हैं, कई जगह, कम से कम हमें लगता है कि 13-14 सेशन हमने कवर किए होंगे। तो लेकिन यहां का जो माहौल है, यहां का कार्यकर्ता और यहां का नेता जिस कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो वाकई बेमिसाल चीज है। वो ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। सब कल से लगे हुए हैं, और मतलब जिस चीज को कहते हैं कि डर, खौफ, उस नाम की यहां पे कोई चीज नहीं है। आज जब CWC की मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद राहुल गांधी जो है साबरमती आश्रम गए, वहां पे बापू को साबरमती आश्रम में, बाकी बहुत सारे प्रेस के लोग भी वहां पे गए हैं, सारे के सारे जी। कल जो है, जो AICC का सेशन होने वाला है, जिसमें AICC के मेंबर होंगे, उसमें राष्ट्रीय एकता पर एक प्रस्ताव पारित होना है, गुजरात की स्थिति पर होना है, आर्थिक स्थिति पर होना है। तो कई प्रस्ताव पास होना है, जिसकी आज यहाँ पे CWC में चर्चा हो गई है। करीब 158 मेंबर आज शामिल थे इसमें। विस्तारित CWC थी है। इसमें एक बात और बता दें कि मीडिया में बड़ी चर्चा थी, और जब वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की ऑफिशियल जो ब्रीफिंग थी CWC के बाद की, तो उसमें जाहिर है कि पत्रकार जो है वो क्या है क्या नहीं है आपको सब मालूम है। तो उन्होंने सीधा एक ही पहले ही सवाल प्रियंका गांधी पे, कि साहब प्रियंका गांधी नहीं है। तो वेणुगोपाल ने कहा कि 20 सदस्य नहीं है, और प्रियंका गांधी जी लोकसभा अध्यक्ष को बता के गई हैं, पार्टी को बता के गई हैं, वो बाहर हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, और हम बता देते हैं यहां पे कि उनके परिवार में निकट में किसी की तबीयत खराब है, तो जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। परिवार में तबीयत खराब में सब जाते हैं। कल शायद हम कह रहे हैं, पक्का नहीं है, शायद वो आ जाए AICC के सेशन में। कल वो आ सकती है, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। किसी ने बताया नहीं है कि आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। लेकिन जब और कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि फलाना क्यों नहीं है। जो 158 लोग हैं, सोनिया जी वहां पे हैं, राहुल गांधी वहां पे है, खड़गे जी वहां पे, सारे लोग वहां पे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्यों नहीं है। ये एक बड़ा अजीब सवाल है कि आप चाहे जितना सारे के सारे आइटम बनवा लीजिए, वो ढूंढ के एक बताएंगे कि भाई साहब केले की चटनी तो दिख नहीं रही है, रोटियां जो है वो शायद मशीन की बनी हुई लगती हैं हमको। तो वो उसी तरह की चीजें हैं ये, कि आप सबको जो है कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, और हमारे मीडिया को फिलहाल आज की स्थिति में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस हमें लगता है कि इन सब चीजों से अब मजबूती से जवाब देने की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस मजबूती से इनको फेस कर रही है, और बता रही है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यहां पे है कि हम यहां से बैठ के सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सके, और वो काम उसने आज कर दिया है। और कल आप देखेंगे कि AICC के जब हजारों वर्कर होंगे, तो उसका जोश और उत्साह जो है वो अलग ही होगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आता हूं आपके पास। ये तस्वीरें जो हैं सीधे वहीं की हैं, तस्वीरें साबरमती आश्रम और वहां पहुंचे
तमाम लीडर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वहाँ से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी शकील अख्तर जी उसी अहमदाबाद में इस महाधिवेशन को कवर करने के लिए गए हुए हैं, जहां से तमाम बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार कल भी हम लगातार यहां की तमाम खबरें शकील जी के थ्रू आप तक पहुंचाते रहेंगे। आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। दो बातें, एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आज कोर्ट से कई सारी घटनाएं हुई हैं, कोर्ट में बहुत सारे फैसले, बहुत सारे डायरेक्टिव कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, खासकर उधर ममता बनर्जी को भी, और जिस पे चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को, उस पे भी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को। लेकिन दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी बात जहां पर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, वो पुणे कोर्ट की का जो फैसला है, वो जो आदेश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ठीक है समन ट्रायल शुरू करें, जो आप समरी ट्रायल की जगह समन ट्रायल, यानी इतिहास के पन्नों को पलटिए। यहाँ सावरकर का जब जिक्र आता है तो अग्रेसिव होने की कोशिश बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलट के देखने की कोशिश नहीं करते। जैसे आरटीआई में औरंगजेब के ऊपर कितने खर्च किए यूपीए से लेकर, और इनकी सरकार धीरे धीरे आप देखिए 5 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं और यहाँ कब्र खोद रहे हैं। खर्च फिर क्यों कर रहे हैं, ये भी तो बात आती है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी, जब ये समन ट्रायल राहुल गांधी का ओपन होगा, शुरुआत होगी, तो यहाँ से क्या कुछ आप देखते हैं, और थोड़ा ये जो महाधिवेशन है इस पे आपकी चर्चा ज़रूरी है। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, 15 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं वो दाखिल हैं और स्वीकृत हो गई हैं, और कहा गया है कि 15 तारीख तक, 15 को नहीं, उसमें जो लिखा है 15 तारीख तक इस पर सुनवाई होगी, जिसमें 13 रविवार है, 14 तारीख को छुट्टी है, और 15 बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, और 15 तारीख को 15 तक कहा गया है। तो इस हिसाब से खबरें यही चल रही हैं कि 15 को ही सुनवाई होगी। इन तीनों मसलों पर आपके विचार? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, चाहे मुसलमानों को बार बार टॉर्चर करना हो, डराना हो, दलितों पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय करना हो, और विपक्ष को कमजोर ही नहीं करना, वरना उनका तो मकसद है विपक्ष मुक्त सरकार चलाने का। अब इन 10-11 साल में जो हुआ है, इस देश की आवाम रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रही है। अब इधर औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही थी, और उधर ट्रंप साहब जो कर रहे थे, यहां शेयर मार्केट लहूलुहान हो रहा था, गैस के दाम बढ़ गए, 2 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और किसी को खबर नहीं। तो जो अभी आपने कहा ना कि ये हो क्यों रहा है, अभी शकील जी ने कहा ना कि जो चीजें निकाल करके ला रहे हैं, इसीलिए ताकि लोगों के जेहन में उनके बुनियादी सवाल जाएं ही नहीं। राहुल गांधी का जो मामला है कि अब पुणे की अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। अब जो आने वाले समय में होगा, सावरकर को लेकर के इतिहास के उन पन्नों को जब खंगाला जाएगा और सच बाहर आएगा, हालांकि सच है, बाहर ही है, लेकिन सच के साथ साथ लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठ पेश किया जाता है जी। आप सावरकर तो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन, और उन्हें खड़ा किसके बराबर किया जा रहा है? राष्ट्रपिता गांधी के बरक्स खड़ा किया जा रहा है, और दिखाया यह जा रहा है कि देखिए स्वाधीनता तो उनकी वजह से प्राप्त हुई, उन्होंने क्या क्या किया। सच्चाई जो राहुल गांधी ने कही थी, हर व्यक्ति कहता है, किस किस के खिलाफ आप मुकदमा करेंगे? क्या माफीनामे नहीं लिखे थे सावरकर ने? क्या जिलाधिकारी से बराबर, कलेक्टर से ज्यादा उनको पेंशन नहीं मिलती थी प्रति महीने? क्या भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के और आजाद हिंद फौज के संघर्ष के खिलाफ सावरकर नहीं खड़े थे? ये तो इतिहास चीख चीख करके कह रहा है। अब यही सामने आएगा अदालत में, और वो किताबें पेश की जाएंगी जो बहुत ऑथेंटिक किताबें हैं। अब वो नहीं है कि कोई
आया और उसने ऐसे उठा करके लिख दिया, वो दस्तावेज पुराने जिनको कोट करके इतिहास लिखा गया। अब सावरकर ने तो जो किया था कि अपने ही छद्म नाम से वीर सावरकर नाम लिख लिया उन्होंने। वो लिखी तो आत्मकथा, लेकिन उसको जीवनी कह दिया छद्म नाम से। ये सारे तथ्य अब बेपर्दा होंगे। और राहुल गांधी को जो बार बार थ्रेट मिलता है, और मुझे तो अचरज होता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फैसले दिए हैं, उससे थोड़ी उम्मीद बनी है। वरना ये कैसे हो रहा है कि हर अदालत से कोई, यहां बीजेपी का नेता उठ के चला जाता है, कोई सावरकर के परिवार का आदमी चला जाता है, और राहुल गांधी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं इस समय। सोचिए इस समय आम आदमी क्यों डरा हुआ है, क्योंकि जब लोग ये देखते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, पूरे देश में स्टेट का आतंक चल रहा है राजीव जी। और राहुल गांधी ने क्या कहा, यही तो कहा था ना कि हमारी लड़ाई स्टेट से है जी। ये जो पुलिस या तंत्र है, और अब और सारे बहुत सारे तंत्र हैं, वो चुनाव आता है तो चुनावी तंत्र चलता है। इनसे लड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, तो आम आदमी की क्या हैसियत होगी जो बोल देगा कि 2 रुपया लीटर पेट्रोल काहे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद तो यह भी कहना देशद्रोह हो जाएगा कि साहब 2 रुपये पेट्रोल क्यों बढ़ गया। जब बढ़े तो यह कहा जाए कि मोदी जी की महिमा हो गई, यह कहना पड़ेगा, अदरवाइज FIR होगी। लेकिन अच्छा यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का जो तासीर है उसको ये बदल नहीं सकते। कुछ समय के लिए ये विकृत कर रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद को हिलाने की इनकी हैसियत नहीं है। न सावरकर बदल पाए, न अटल बिहारी वाजपेयी बदल पाए, न मोदी जी बदल पाएंगे। वो ख्याली पुलाव है, वो अपना पका रहे, क्योंकि इस देश की आवाम सांप्रदायिक नहीं। मुट्ठी भर लोग हैं जो आपको हर जगह दिखाई देंगे, वो तलवार लेकर के भांजते हुए। आज जो समाज खौफ में है, उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ? क्या आम हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है? और मैं बहुत इस देश के प्रति गौरवान्वित होकर के कह रहा हूं, सिर्फ हिंदुओं के प्रति नहीं, केवल मुसलमानों के प्रति नहीं। इस देश की जो आम आवाम है, कोई सांप्रदायिक नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथों में वो तलवारें थमाई गई हैं, और ये भी इतने कायर है। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि बहुत कायर लोग हैं, अभी जरा स्टेट हटा दीजिए आप, क्या इनकी हैसियत कर्नाटक में है? क्या इनकी हैसियत तेलंगाना में है? क्या नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश पर चाहे राहुल गांधी हो या हम लोग हो, भरोसा क्यों है? क्योंकि यह देश हिंसा को, सांप्रदायिकता को, नफरत को नहीं पसंद करता है, ना करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी जो हो रहा है गांधी जी के गढ़ में, उनके घर में, और शकील जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं रूबरू हूं, कि जो लोग ये सोचते हैं कि गुजरात में साहब बड़ा टेरर होगा। मैं पिछली बार गया था, राजू जी आपको याद होगा। सच तो ये है कि मुझे भी लगा था कि कहीं टेरर होगा, लेकिन जब मैंने बात शुरू की और जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने तालियां बजाई, तो मुझे लगा अरे मैं तो समझा था कि गुजरात के लोग बड़े डर रहे होंगे, ये तो खुल के बात कर रहे हैं। वहां जो डर है वो वही स्टेट वाला ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप आंदोलन वगैरह करेंगे तो वो अनुमति ही नहीं देंगे, वो इतना हर कदम पे आपको टॉर्चर करेंगे। बाकी लोग वहां उस तरह से नहीं डरते। उन्होंने उस पूरे स्टेट को अपने हाथ में लेकर के वो कैप्चर किया हुआ है। वो कानून वानून उस तरह का नहीं चलता है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं बदलाव को। और हालात ये है कि जो कारपोरेट है और दूसरी चीजें हैं, बेईमानियां हैं, उसकी वजह से गुजरात में ये शासन सत्ता चल रही है और उसी तरह से पूरे देश में चल रही है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये जो बदलाव कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत विश्वास से भरी हुई। ये वो पार्टी है जिसके पास अभी 100 सांसद हैं, ये 200-250 नहीं है, लेकिन वो पार्टी भी विश्वास से लबरेज है और पूरे देखिए हिम्मत से लड़ा जाता है।
गांधी जी हो, नेहरू जी हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, ये लोग कितने थे अंग्रेजों के सामने? अंग्रेजों के हिंसा और उनके पास जो हिंसा करने के तरीके थे उसके सामने क्या थे? लेकिन वो विश्वास ही था कि जिससे उन्होंने अंग्रेजों को लौटने के लिए मजबूर किया। ये नए अंग्रेज हैं, और अगर मैं सच बात कहूं तो अंग्रेजों से इनका बड़ा मेल जोल रहा है। ये उससे भी ज्यादा कई बार क्रूर साबित हुए हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने तो इस बात को रेखांकित किया था। ये कहा जाना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज होती है तो ये जो हिंदुत्ववादी है ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर साबित होंगे, और ये इनमें साबित करता है। दलितों, आदिवासियों पर आप देखिए, अल्पसंख्यकों पर देखिए क्या किया, महिलाओं पर। और वो महिलाएं किसी दूसरे संप्रदाय की नहीं है, अपनी महिलाओं के लिए भी। अभी जो हिंदुत्ववादी बाबा है, बाबा दो तरह के, एक असल में जो साधु है, सन्यासी है, और दूसरे जो पार्टी वाले हैं, उनकी भाषा आप देख लीजिए, पूरा राजनीतिक भाषा है। ऐसे ये जो देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये है हस्ती कुछ हमारी जो मिटती नहीं। इस देश की जो तासीर है कि कितने आए और कितने चले गए, ये भी जाएंगे। जो एक शायर ने कहा था कि जैसे इतिहास के एक पन्ना उलट दे तो 500 साल गुजर जाते हैं, वैसे ही ये भी गुजर जाएंगे। ये बुरा वक्त है, और जब संध्या का समय होता है ना तो परछाई भी लंबी हो जाती है, इसलिए लगते हैं कि बड़े भारी भरकम है। लेकिन इनको ये नहीं समझ पाए, ये जहां है, जहां इस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वो गांधी और पटेल की धरती है। बदलाव तो आएगा, थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि असल में अच्छे दिन लौट करके आए। असली अच्छे दिन इनको कहते हैं। देर है अबेर नहीं, कहते हैं ना। और यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी धुआंधार बैठकें कर रही है। कल भी है बैठक, और उसको कवर कर रहे हैं हमारे साथी शकील अख्तर जी, और वहीं मौजूद हैं अहमदाबाद में। वहाँ से तमाम घटनाक्रम का जिक्र हम अभी कर ही रहे थे, थोड़ी देर पहले उनकी जुबानी आप सुन रहे थे, और आने वाले समय में भी सुनेंगे। आना चाहता हूँ ज़रा प्रशांत जी, उधर गुजरात यानी अहमदाबाद से पुणे तक कहीं ना कहीं वो राहुलमय दिखाई दे रहा है। तीसरी तरफ ममता बनर्जी के सपोर्ट में राहुल गांधी की चिट्ठी, वो भी राष्ट्रपति के नाम, वो भी मायने रखता है। इंडिया गठबंधन की मजबूती इससे जाहिर होती है। ये तमाम बातें हैं, ज़रा इस पर आपका विश्लेषण। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियाँ तो खड़ी हो ही रही हैं। वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में हंगामा हो गया, सड़कों पे वाहनें फूंक दी गई हैं इसके खिलाफ। प्रशांत जी, पहले बात करते हैं अहमदाबाद एआईसीसी सेशन की। आज और कल 2 दिन, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। शकील जी का एक लेख आया है देश बंधु में, उसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए, सुबह वो पढ़ा मैंने। देखिए 2023 के अधिवेशन रायपुर में जहां हम लोग थे, वहां से गुजरात तक कांग्रेस ने एक बहुत लंबा फासला तय किया है, विचारधारा का और देश की राजनीति में अपने हस्तक्षेप का। उसके बारे में जरा एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2024 के इलेक्शन के बाद ये पहला अधिवेशन हो रहा है, और 2023 का जब अधिवेशन हुआ था, यानी 2024 के इलेक्शन के पहले तक क्या कांग्रेस एक नेशनल ऑल्टरनेटिव है, इसको लेकर सवाल थे। नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट भी नहीं मिली थी। 2024 के इलेक्शन के बाद ये चीजें बदल गई, और अब कांग्रेस एक नेशनल ऑल्टरनेटिव है बीजेपी का या मोदी सरकार का, ये स्थापित एक हो चुका है। दूसरा बात कि कांग्रेस में इस वक्त जो कांग्रेस ने अपने आप को एक तरीके से री इमर्ज किया है,
तो कांग्रेस के पास हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुत स्पष्ट विचारधारा है, एक वैकल्पिक विचारधारा है जो उनके ऐतिहासिक संघर्षों से, संविधान से, देश की राजनीति से, सामाजिक व्यवस्था से निकल कर आती है, सामाजिक सच्चाई से, व्यवस्था नहीं, सामाजिक सच्चाई से निकल कर आती है। तो इस 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अब अहमदाबाद से कांग्रेस क्या करके निकलेगी। 2023 में हुआ था तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी थी और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जन्म लेना शुरू हो चुकी थी जो अब बहुत सीमेंट हो चुकी है। अब यहां से कांग्रेस को निकलना है तो देखिए, सामाजिक न्याय की राजनीति बहुत स्पष्ट रूप से रायपुर में नहीं आई थी। ये चुनाव के पहले, 2023 के बाद और चुनाव के दौरान संविधान और जातिवाद जनगणना, 50% की लिमिट, आरक्षण की उसको बढ़ाने की मांग, ये सब बातें अब आई हैं। मुझे उम्मीद है कि जब पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होगा तो उसमें इन सब चीजों का रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देगा। पिछले 2023 के अधिवेशन में चुनाव की धांधली को लेकर बात हुई थी, मीडिया को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा पानी बह चुका है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद खास तौर से एक नए तरीके का विमर्श जो है वो हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस का इसमें बहुत स्पष्ट नीति सामने आएगी। तो इन सब चीजों के मद्देनजर और एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं, याद होगा आपको कि ए.के. एंटनी की रिपोर्ट आई थी 2014 के इलेक्शन हारने के बाद। उस रिपोर्ट ने कांग्रेस को अपराध बोध में डाल दिया था। कांग्रेस ने मुसलमान का नाम लेना ही बंद कर दिया था। गौरव गोगोई की स्पीच याद कीजिए वक्फ बोर्ड पे, कितनी बेबाकी से वो देश की उस माइनॉरिटी के पक्ष में खड़े हैं और वकालत कर रहे हैं जिसके ऊपर तमाम तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। वास्तविक बुलडोजर कानून के जरिए, संवैधानिक संशोधनों के जरिए, पुलिस के जरिए, तमाम तरीके से वो बुलडोजर चल रहा है। उसके खिलाफ बुलडोजर के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई आज दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जो है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में हो गए। नैरेटिव कांग्रेस का, राहुल गांधी का एस्टैब्लिश हो चुका है कि राहुल गांधी मतलब सामाजिक न्याय, राहुल गांधी मतलब 50% की लिमिट को बढ़ाना है, राहुल गांधी मतलब कास्ट सेंसस। अब उसका एक्सिक्यूशन प्लान जो है वो तैयार होना चाहिए। वो एक्सिक्यूशन, वो सड़क बननी है। भी राहुल गांधी ने विचारधारा के तौर पे इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, चुनावी भाषणों के माध्यम से, ये एस्टैब्लिश हो चुका है और यही भविष्य की राजनीति है। अब देश इस वक्त जिन चुनौतियों के सामने है, चाहे वो ट्रंप का टैरिफ हो, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो चुनाव की धांधली की बात हो, चाहे मीडिया की आज़ादी की बात हो, चाहे मीडिया जो प्रोपेगेंडा बना हुआ है, तमाम तरीके के चैलेंजेस हैं। और मोदी सरकार के 3 बड़े फेलियर हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे रोजगार, महंगाई, जीडीपी की ग्रोथ, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और सोशल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें, संविधान का किस तरीके से संविधान को लागू कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आप बता रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु के जो गवर्नर है आर.एन. रवि 2020 से विधानसभा के पास हुए रेजोल्यूशन पर वो बैठे हुए। ये कोई राजशाही है? ये कोई जागीरदारी है कि आप विधानसभा में जो जिसको जनता ने चुन के भेजा है उसके कानून पर आप बैठे रहेंगे? ये कोई आर.एन. रवि की वहां पे जागीरदारी है? ये कोई सामंती व्यवस्था है? भारत का संविधान वहां भी लागू है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको याद दिलाया है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जब आएंगे
और जब एआईसीसी के डेलीगेशन कल वहाँ होंगे तो वो ग्राउंड रियलिटीज के साथ वो वहाँ पे पहुँचेंगे और वो अपने फीडबैक देंगे। तब जो रेजोल्यूशन वहाँ से निकल कर आएगा, इंतजार है कि ये कांग्रेस पार्टी उन एग्जीक्यूशन प्लान्स को कैसे सामने लाती है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उसके महाधिवेशन में वहां से क्या कुछ निकल के आता है, ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस पार्टी खुद अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करती है, इसकी रणनीतियां क्या होंगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राहुल गांधी को उधर पुणे कोर्ट से एक अलग तरह की जीत हासिल होती है और दूसरी तरफ राज्यपालों के मसले पे आज जो टिप्पणी है और खासकर तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि पर जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत महत्व रखता है। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं। अनिल सिन्हा जी से जरा पुणे की बात भी करेंगे हम, बहुत नज़दीक से पुणे को वो जानते हैं उस लिहाज से भी। लेकिन ज़रा सुनील जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ इस अधिवेशन से क्या उम्मीद लेकर जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता खासकर ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता वो क्या उम्मीद लेकर जाए? धन्यवाद राजीव जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस संगठन को या कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों को किस रूप में आगे बढ़ना है, इसका संदेश पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण में पूरी तरह समाहित है, सभी बिंदु उसमें समाहित है। और एक दिन पहले अगर राहुल गांधी की बिहार की यात्रा को अगर आप देख लेंगे और बिहार में जो उन्होंने कहा वह बातें भी पूरी तरह से स्पष्ट है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी एकता आवश्यक है। राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण आवश्यक है। राहुल गांधी ने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को हमें नहीं छोड़ना। यह कांग्रेस के लोगों के लिए बड़ा सबक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीडब्ल्यूसी के भाषण में जो बातें कही है वो उन बातों को भी कांग्रेस को गांठ बांधनी चाहिए। कांग्रेस को अगर बढ़ाना है, कांग्रेस के जो विश्वसनीयता लोगों के बीच पे बढ़ रही है उसकी प्रक्रिया को और तेज करना है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। सांप्रदायिकता के खिलाफ कैसे लड़नी है और एकदम आमने सामने खड़े होकर के उनका मुकाबला करना है, ये आवश्यक है। अगर इस बात पे किसी तरह का समझौता कांग्रेस के लोगों ने किया तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस उन राजनीतिक लक्ष्यों को नहीं पा सकती है जिन लक्ष्यों की बात कर रही है। अहमदाबाद में जाने का उद्देश्य क्या है? सही बात है कि गुजरात में चुनाव तो नहीं जा रहा। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी उन्हीं राज्यों में जाके अपने कार्य समिति की बैठक करती है जिन राज्यों में चुनाव होने होते हैं। कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस बिहार में कर सकती थी बैठक, उसके आगे आने वाले सालों में पश्चिम बंगाल में होने वाली है वहाँ बैठक कर सकती थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी उन्होंने गुजरात में किया। और एक बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस को सर्वाधिक ताकत गुजरात से मिलती रही है और उन्होंने दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तक भी लिया अपने भाषण में। तो अगर ये इस बात का संदेश, उन्होंने कहा कि अगर हमें सांप्रदायिक ताकतों से खुल करके लड़ना है, सब आमने सामने की लड़ाई लड़नी है, ये जो बातें कही जा रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आज भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सांप्रदायिकता की राजनीति है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर तमाम राजनीतिक ताकतों को खोखला करना है या कमजोर करना है। इन ताकतों के लिए कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने यही बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या है कि अगर सांप्रदायिकता की राजनीति को चुनौती दी गई और विपक्षी एकता को महत्व का जो सपना है, लक्ष्य, वो पूरा होता चला गया, फिर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक ताकत भी बचेगी नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास यही ताकत है ध्रुवीकरण की और विपक्षी एकता, विपक्षी दलों में बिखराव की। जो बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में कही जा रही है, उस बैठक को निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों को आगे बढ़ाना होगा। और जो उत्साह दिखाई पड़ा, जो चीजें सामने आई हैं, और शकील साहब ने उनका उल्लेख भी किया कि जिस तरह का उत्साह दिखाई पड़ा सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान, पूरे देश भर से वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, गुजरात प्रदेश के लोग वहाँ इकट्ठे हैं और लोगों में कहीं से नहीं लग रहा कि कोरम पूरा करना है उसको हो जाए।
तो यह जो बड़ी संख्या में भागीदारी और लोगों का उत्साह, ये बताता है कि कांग्रेस के लोग अपने अभियान को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और गुजरात को लेकर के जिस तरह का एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती रही है कि कांग्रेस वहाँ बिल्कुल खत्म हो गई है, कांग्रेस के बारे में सोचने वाले लोग नहीं रह गए हैं, कांग्रेस का संगठन कुछ भी नहीं रह गया, एक अलग तरह का माहौल बीजेपी ने वहाँ बना रखा है, बीजेपी के खिलाफ बोलना बड़ा दुश्वारियों से भरा हुआ, सभी परसेप्शन टूट गए। तो ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए जो रास्ता कांग्रेस अख्तियार कर रही है, ये और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं विपक्षी एकता पे जोर देना। बिहार की राजनीति में ही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस की सक्रियता यानी कि आरजेडी के सामने खड़े होने की कोशिश, यानी कि आरजेडी से एक बिलगाव। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को कमजोर करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। और राहुल गांधी ने पटना में इस बात को खुल के कहा कि विपक्षी एकता बहुत आवश्यक है बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए। ये राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या CWC जिस तरह के संदेश दे रहे हैं, इस संदेश को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना होगा। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अहमदाबाद संदेश के नाम से या इस बैठक को जाना जाएगा, उसके जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आज भी जो CWC का जो एक प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है। मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस जिन बातों को बल दे रही है वो है विपक्ष की एकता और सांप्रदायिक ताकतों के साथ खुल के खड़े होने का आह्वान। ये दोनों ही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चुनौती देने के लिए नितांत आवश्यक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती आखिर कैसे दी जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन तैयारियों में जुटी हुई है वो एक लंबी तैयारी दिखाई देती है, जिसमें राहुल गांधी लगातार उस पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं। अनिल सिन्हा जी, ज़रा आपसे समझूं कि क्या पुणे से लेकर अहमदाबाद तक यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। बाकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अनिल जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ते हैं अनिल जी। तब तक शकील जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, जरा आपसे समझूं कि उधर से लेकर इधर तक, और खास कर चूंकि आप ऑलरेडी वहीं हैं जहां पर ये पूरे कार्यक्रम हैं, अभी का अपडेट क्या है ये भी आपसे समझना चाहता हूं, और साथ साथ कितनी मजबूत स्थिति में यहां पर कांग्रेस दिखाई देती है, जबकि सामने बिहार का चुनाव है, इसके बाद लगातार 2026 में तो कई सारे चुनाव हैं, वेस्ट बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी के साथ चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, ये भी नजर आएगा उस समय, क्योंकि कांग्रेस और दोनों के बीच गठबंधन शायद ना हो, लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ था। तो बहुत कुछ है आने वाले समय में। असम का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का चुनाव है, कई चुनावों को हम लोग देखेंगे 2026 में, लेकिन 2025 है, और इसके साथ साथ उससे पहले ये अधिवेशन। शकील जी। जी राजीव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस जो है पूरे देश में एक मैसेज दे रही है कि डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जो है उस विपक्ष का नेतृत्व करने को तैयार है जो विपक्ष कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि इधर हो गए थे उधर हो गए थे। अब क्या है कि कांग्रेस ने यहां पे इस अधिवेशन के जरिए जो है ये बता दिया है कि गुजरात के अंदर मोदी जी उतने मजबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ वोटों के बंटवारे के कारण, राजनीति को मैनेज करने के कारण और दूसरी जो टैक्टिक्स होती है उनके कारण वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ लोग भी जो यहां आए हुए हैं अगर सही से लिख दे तो ये बात पूरे देश में चली जाएगी, क्योंकि सारे लोग यहां पे ये बता रहे हैं
कि 2017 के चुनाव में इन्होंने क्या क्या किया था, किस तरह ये हार से बचे थे, और वो काम जो कांग्रेस पहले कभी करती नहीं थी वहां उस वक्त नहीं कर पाई। अब नई कांग्रेस उसको किस तरह समझेगी, किस तरह कर पाएगी, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की आपने जो बात की है, तो आज जो है अभी इस वक्त साबरमती आश्रम में कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, और गांधी जी ने, आपको मालूम है कि कल्चर के जरिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए, इनके जरिए ही देश में अपना संदेश दिया था। वहां पे राहुल गांधी गए हुए थे, और राहुल गांधी जो है ऐसे सारे कार्यक्रमों में बहुत ही मन से शामिल होते हैं। अब जो है कल का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। उस सेशन में क्या क्या प्रस्ताव पारित होंगे हमने कुछ बताया है, जिसके बारे में आज कांग्रेस ने बताया कि ये प्रस्ताव पारित हो सकते हैं वो। और दूसरी बात कि उस ओपन सेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, सोनिया गांधी क्या बोलते हैं, और डायरेक्ट अपने एआईसीसी के मेंबरों से बात करते हुए वो क्या संदेश देते हैं। अभी तक की जो माहौल है, जो खबरें हैं, जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी जो है बहुत साफ शब्दों में अपने लोगों से कुछ चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें से एक है कांग्रेस के संगठन के बारे में। कांग्रेस के संगठन में राहुल गांधी चाहते हैं कि जमीनी लेवल से जो है लोगों को ज्यादा ताकत मिले। उनका यह मानना है राहुल गांधी का कि अभी ऊपर बैठे हुए लोग सारी ताकत का उपयोग करते हैं, और नीचे के लोग, जिसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, वो अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पाती है। तो जिला कांग्रेस कमेटी को ज्यादा अधिकार देने की बात जो है कल के सेशन में बहुत जोर से उठेगी, और उसको राहुल का पूरा समर्थन है। इसलिए इस बात को देखा जाएगा कि क्या किसी प्रस्ताव में जिला कांग्रेस कमेटियों को वास्तविक अधिकार देने की बात होती है, और उसको किस तरह से किया जाता है। क्योंकि अभी तक जो काम इस तरह से कभी नहीं हुआ था। सोनिया गांधी जी ने किया था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का एक दिन का सम्मेलन किया था करीब 15 साल पहले, 16-17 साल हो गए होंगे दिल्ली में। लेकिन राहुल गांधी ने 3 हिस्सों में बांट के अभी 700 से ज्यादा जिला अध्यक्षों का सम्मेलन कर दिया यहां आने से पहले। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पे आए हुए जितने भी एआईसीसी के मेंबर है या दूसरे लोग आ चुके हैं, वो कह रहे हैं इस बात को कि जिला अध्यक्षों की बात सुन के राहुल ने ये समझने की कोशिश की है कि वाकई गांव में, देहात में हो क्या रहा है, और लोग जो है कांग्रेस से चाहते क्या है। देखिए, ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई है। सारे लोग इस बात को कहते हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव का रास्ता क्या हो। मोदी जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, बीजेपी एक ही बात कहती है कि ठीक है मोदी जी नहीं तो उनके बदले कौन। अब कांग्रेस इसी दिशा में काम कर रही है कि उनके बदले हम हैं, संपूर्ण विपक्ष को लेके आपके साथ में। और इसको अगर इस मैसेज को ठीक तरह से पहुंचा दिया तो आप देखेंगे कि बिहार के चुनाव में एक बड़ा जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है। दूसरी एक खास बात कि अमेरिका का जो टैरिफ है, ट्रंप साहब का जो टैरिफ है, जो उनकी दादागिरी है, और उसका कृषि पर पड़ने वाला असर है। एक प्रस्ताव इसके ऊपर आ सकता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को ठीक से जवाब नहीं दिया तो भारत की कृषि जो है वो और गड्ढे में गिर जाएगी। अभी जो जीडीपी है उसका बड़ा हिस्सा कृषि से आ रहा है, और कृषि भी अगर बर्बाद हो गई, अमेरिका के बने हुए उत्पादित कृषि की चीजें यहां अगर आने लगी जो अमेरिका चाहता है। देखिए, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, और जिसका काउंटर अभी तक भारत सरकार या मोदी सरकार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा है कि भारत जो है कृषि पे बड़ी सब्सिडी दे रहा है, जबकि बात निहायत गलत है। यहां तो उर्वरक नहीं मिल रहे, खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भारत बहुत ज्यादा एमएसपी दे रहा है। ये बात भी पूरी तरह गलत है। सारा झगड़ा ही एमएसपी का है। 700 से ज्यादा किसान ही इसलिए मरे हैं, वो एमएसपी पे कानूनी गारंटी चाहते हैं जो मोदी सरकार दे नहीं रही है। तो ये जो है एक नैरेटिव जो है कहां से अमेरिका में चला गया, और अमेरिका कह रहा है, और इसका जो जोरदार खंडन होना चाहिए था वो मोदी जी ने नहीं किया। राहुल को एक मौका मिला था लोकसभा में, तो राहुल ने कहा था इस बात को।
तो राहुल कल इस बात को किस तरह से पेश करते हैं और क्या प्रस्ताव पास करता है, इस पे जो है भारत की खेती किसानी जो है बहुत हद तक डिपेंड करेगी। दूसरी चीज, जो लघु और छोटे उद्योग हैं, लघु और छोटे उद्योगों को चीन और अमेरिका दोनों मिलकर तबाह कर रहे हैं। अमेरिका टैरिफ बढ़ा के, कि जो भारत से माल अमेरिका जाता है, टैरिफ जो बढ़ गया है, उसके बाद भारत का जो औद्योगिक जगत है वो कुछ कर नहीं पाएगा। और चीन से सस्ता माल आने पे आप रोक नहीं लगा पा रहे हो। तो समस्या सबसे बड़ी ये है, जिसके ऊपर का बड़े विस्तार से चर्चा होगी, कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आप देश को कब तक बहला सकते हो। और उसके खिलाफ कांग्रेस जो है आर्थिक नीतियों को सामने लाके किस तरह से जो है इस सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता रोक सकती है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। शकील जी, एक खबर चल रही है कि राहुल गांधी, सूत्रों के हिसाब से खबर तमाम मीडिया चला रहे हैं कि सूत्रों के हिसाब से राहुल गांधी ने आज कहा है कि हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चले गए। क्या ये सही है? नहीं, ऐसी तो कोई खबर नहीं है। ये कहां बोला है राहुल ने? सूत्रों के हिसाब से इसका तो कोई मतलब नहीं है। जी नहीं, वो तो कई बातें चलाई जा रही हैं। अब वो बातें तो आपको क्या बताएं, आप देख रहे होंगे। एक बात चलाई जा रही है कि प्रियंका गांधी को कोई बहुत बड़ा मिलने वाला है। अरे प्रियंका को अगर कुछ मिलेगा वो एक अलग मुद्दा है बिल्कुल, लेकिन सेशन में थोड़ी कोई अनाउंसमेंट होता है। वो तो एक प्रशासनिक गतिविधि होती है जो कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं और उसका जो नोटिफिकेशन है वो निकलता है। ये एआईसीसी सेशन में नीतियों की बात होती है, पॉलिसीज की बात होती है, यहां पे कार्यक्रमों की बात होती है। यहां पे ये थोड़ी होता है इसका ट्रांसफर करके इसको वहां पे लगा दो। तो अब देखिए मीडिया क्या चला रहा है क्या नहीं चला रहा, हमने बताया ना अभी आपको। अभी जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग हुई, केसी वेणुगोपाल थे उसमें, जयराम रमेश थे उसमें, पवन खेड़ा थे उसमें, विस्तारित सीडब्ल्यूसी की ऑफिशियल ब्रीफिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें कांग्रेस बताती है ऑफिशियली कि हमने इन विषयों पे बात करी, ये हमारे प्रस्ताव होने वाले हैं। उसमें पहला सवाल ही ये था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कि साहब प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? जो आए हैं 158, उनकी आप बात नहीं कर रहे जी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 20 लोग नहीं आए, अलग अलग कारणों से नहीं आए 20 लोग। और प्रियंका जी जो हैं बता के गई हैं, ऑफिशियली सूचना देके गई हैं। बिल्कुल। और हमने बताया फिर कि वो कारण क्या है। घर में, परिवार में किसी निकट के आदमी की तबीयत अगर खराब हो तो कोई भी क्या करेगा? जिनके घर परिवार है वो तो जाएगा, उसकी देखभाल करेगा। बड़ी चिंता है। और प्रियंका गांधी कोई ऐसी किसी पद पे नहीं है, वो महासचिव है, तो महासचिव भी बिना किसी कार्यभार के हैं वो, तो उनके पास ऐसा कुछ है भी नहीं। तो उनके न आने से किसी विषय विशेष पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन है ये सारी की सारी बातें। तो इस तरह की देखिएगा खबरें तो बहुत चल रही हैं। उनमें जो खबरें हैं उनका कोई और छोर होता नहीं है लोगों के पास। अब चलाना वही है ना, एक तो वो जो गोदी मीडिया है वो मांगता भी वही है ना, कि उसको वही खबरें चलाना है, वही चीजें बताना है। तो अब उसका कोई इलाज है नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने एक बात जरूर करी है कि वो अब सख्ती दिखाने लगी है। अभी एक चैनल के खिलाफ कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने बड़ा तगड़ा स्टैंड लिया है। मतलब एक चैनल पे एक एंकर और एक मुख्यमंत्री बैठ के कहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप एक शब्द उसका जवाब दीजिए। अभी हम लोग बैठ के इसको करें तो हम लोग अगर करेंगे भी तो कोई सवाल अगर आप करेंगे तो कोई गंभीर सा जवाब देने की कोशिश करेंगे, कोई ढंग का, किसी का मजाक उड़ाने का, किसी की निंदा करने का, चुटकुले सुनाने का जी, वो तो हम सब कर नहीं सकते कोई भी। तो सबको मालूम है कि किस तरह एक एंकर ने और एक दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वो काम किया, उसकी कोई निंदा नहीं। लेकिन जब अखिलेश से ये बात पूछी गई तो अखिलेश ने कहा कि हाँ, हम उस चैनल का बहिष्कार करते हैं। लेकिन साथ में एक बात कही कि उसको कांग्रेस का समर्थन था। हमने आज लिखा कि कांग्रेस का समर्थन था, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो कांग्रेस को भी तो स्टैंड लेना चाहिए, कांग्रेस को भी तो बोलना चाहिए। ये क्या है?
तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जिसपे कांग्रेस के ये सारे अंदरूनी मामले हैं, इसमें वो क्या करती है क्या नहीं करती है देखना होगा। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन खबरों का जो है वो कोई विश्वसनीयता नहीं है इन सारी चीजों की। राहुल ये कह के कि हमारे मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि दलित का हमने साथ दे के गलत किया, आदिवासी और माइनॉरिटी का साथ दे गलत किया कि जो ओबीसी चले गए। न ओबीसी कहीं गया है, न दलित कहीं गया है, न माइनॉरिटी कहीं गया है, कोई नहीं गया। देखिए ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी संसद के अंदर वक्फ बिल के ऊपर जितना वोट विपक्ष को आया है वो सिर्फ एक ही मुद्दे पे आया है, और वो मुद्दा है मोदी जी का विरोध। इसको विपक्ष और कांग्रेस समझ ले, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी तो समझ गए कि ये मेरे खिलाफ वोट है। अगर कल को कोई आर्थिक इशू आएगा, वहां पे खेती किसानी का इशू आएगा, वहां पे बेरोजगारी का, महंगाई का इशू आएगा, और अगर कहीं उस पर वोटिंग हो गई तो आप देखेंगे कि मोदी जी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगी। लोगों में बहुत गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से को वोटों में तब्दील करना कैसे होगा, यह एक बड़ी समस्या है जी। ये जो समस्या है इसका इलाज कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को खोजना पड़ेगा कि उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं, चुनाव आयोग की समस्याएं क्या है, वोटर लिस्टों की समस्याएं क्या है, ईवीएम की समस्याएं क्या है, दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरह ढह गए हैं, तो उनमें हिम्मत भरने की जरूरत है। अभी हम देख रहे हैं, आप देखिए कि यहां पे अभी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं मैं आपको। जो अभी दोपहर का लंच आयोजित था वहां पे, तो वो यहां के सर्किट हाउस में था। सर्किट हाउस सरकारी पूरा का पूरा, तो वहां पे कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की इतनी दम है गुजरात के अंदर कि सारे के सारे जितने भी आयोजन कर रही है वो सरकारी या अर्ध सरकारी सारे के सारे ऑडिटोरियम है, वो वहां कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने उसको लिया है। बिल्कुल। तो ये दम किसकी है? ये दम एक तो कांग्रेस की है, और दूसरा यहां के प्रशासन पे या पुलिस पे या उस तरह का खौफ नहीं है। जो नियम कानून कायदे से होता है वो सब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उस डर को पूरे देश से मिटाना पड़ेगा, यही संदेश देना पड़ेगा कि डरने की जरूरत नहीं है। राहुल का नारा बहुत अच्छा है, डरो मत, लेकिन डरो मत किस तरह राहुल पहुंचा पाते हैं ये देखने की बात होगी। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार फिर आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास। अनिल जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लीज अपनी बात रखिए जी। देखिए ये पहले तो पुणे की बात है, वो बहुत अच्छा हुआ। ये डिबेट सावरकर पर अब जो हिस्टोरिकल डिबेट है एविडेंस के आधार पर वो जो है अदालत में बहस होगी, तो निश्चित तौर पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट या जो डिस्कोर्स चल रहा था सावरकर पर, जिस तरह से उसको बनाया हुआ था उन्होंने एक मुद्दा जो कि एक तरह से कि आप उसको छू नहीं सकते और उनको आप बोल नहीं सकते कि ऐसा कहा वैसा कहा, वो जो है एक चैलेंज होगा। तो वो चैलेंज हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इस पर डिबेट होना चाहिए। तो वो जो उन्होंने जो आरोप लगाया कि भाई इन्होंने पिटाई की थी मुसलमान की और उसकी प्रशंसा की, मतलब अपने को ये बताया कि सही किया उन्होंने, ऐसी किताब में है, और उसी को चैलेंज किया गया कि ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो ये तो एक बढ़िया हो गया कि सावरकर पर एक इन्फॉर्म डिबेट जो है होना चाहिए जो कि तथ्यों पर आधारित हो। तो ये एक मौका राहुल गांधी को मिला, ये उनके पक्ष में है, और ये डिबेट निश्चित तौर पर देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र में इसको तो लोग मतलब इसके लिए चर्चा इसका असर होना ही है। अब है क्या कि जो अहमदाबाद में देखिए इस पूरा जो सिनेरियो मुझको लग रहा है, ये तो बताया ही कि अहमदाबाद में उनके यहाँ जा करके वो जो है उनके गुजरात में जाकर इम्पोर्टेंट है, उनको चैलेंज किया। जो लेबोरेटरी है इसका क्या कहते हैं हिंदुत्व का, वहाँ जा करके हिंदुत्व के खिलाफ बात करने के लिए जो कांग्रेस गई है, निश्चित तौर पर ये इम्पोर्टेंट है। मतलब देखने के हिसाब से भी जो लोग उसको देखेंगे, और आइडियोलॉजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हुआ है। दूसरा है क्या कि अब चैलेंज मुझको लग रहा है क्या कि अंततः कम्युनलिज्म ही एक वे आउट है, वही एक रास्ता इनके पास है बीजेपी के पास। और वो जो है, या आप चैनल को देख करके समझ सकते हैं कि दिन रात वही डिबेट उठा रहा है, लेकिन अभी तक का जो उसका रिजल्ट है वो हमको नहीं लगता उनके पक्ष में है। ईद गुजर गया, उसके बाद क्या कहते हैं इसके पहले वो होली का था,
सब त्योहार आ गए, रामनवमी भी हो गई, सारा हो गया, लेकिन जो चाहते थे दंगे कराना जगह जगह वो नहीं हुआ। और अभी भी लगे हुए हैं, इस दरगाह को के खोदेंगे, उस दरगाह को गिराएंगे। ये महाराष्ट्र के भी है, एक जबलपुर का भी के दरगाह के को लेकर के भी है। तो ये लगातार वो जारी है कि उनके जो धर्म स्थल है उस पर अटैक करो और उसको जो है ये करो, मतलब ये कॉमनलाइज करने के लिए, क्योंकि इतने साल तक 10 साल तक इन्होंने ये किया नहीं, आज ही क्यों कर रहे हैं। वो जो ट्रंप वाली बात कही शकील जी ने बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरा जो है ट्रंप का जो मामला है वो इतना हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला है, जिससे बचने के लिए ये पूरा ये तरीका होगा। तो लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के पास जो चैलेंज है कि आपको इससे भिड़ना ही होगा, आप इससे बच के नहीं निकल सकते। तो मुझको लग रहा है कि विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने ये बच के निकलने वाला रास्ता तो कम से कम छोड़ दिया है। ये आपको दिखाई दिया संसद में जिस तरह इकट्ठा होकर उन्होंने फाइट की, ये एक बहुत बड़ा, मतलब समझिए बहुत बड़ी घटना है, बड़ी घटना जिसको आप कहेंगे कि इकट्ठा रहे और उस इशू पर इकट्ठा रहे। ये बच के निकलने की कोशिश नहीं की कि हम जो है मुसलमान के पक्ष में खड़े होंगे तो इससे लोग नाराज होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल गांधी या जो कांग्रेस अभी तक लगातार दे रही है, इससे तो यही लग रहा है कि ये लोग किसी भी तरीके से इसको छोड़ने वाले नहीं है। तो जो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी जो बच के निकलने की नीति थी वो विपक्ष छोड़ रहा है। ये एक वेलकम चेंज है। फाइट हेड ऑन होना चाहिए और ये आपको करना होगा, ये पक्का हो गया। चाहे वो आप किसी भी तरह बेरोजगारी का मुद्दा लाइए, महंगाई का मुद्दा लाइए, लेकिन बीजेपी इसको छोड़ने वाली नहीं है और आपको हेड ऑन लेना होगा। इसमें एक चीज अच्छा हुआ ये कि जो जेडीयू जैसी पार्टियां हैं, और मुझको लगता है कि देर सवेर चंद्रबाबू पर भी यह असर दिखाई देगा, ये इनका जो है मतलब ध्वस्त होने की स्थिति में आ गया। जेडीयू तो अब हमको लग रहा है बहुत ही डिफिकल्ट है उनको रिवाइव होना, ये पक्का हो गया। तो अब जो है एक मतलब जो पोलराइजेशन है इशूज पे वो होना है। तो हमको लग रहा है कि बीजेपी, ये कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है। स्ट्रक्चरली भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, अभी कांग्रेस को काफ़ी आगे जाना है। बहुत ही उनका जो मकान है उसमें बहुत ये है, क्या कहते हैं, दरारें हैं हर जगह, जो है तो दीवारें टूटी हुई है, कहीं पर जो है सो गाछ उगाए हैं। तो ये जो पुराना मकान जो है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जिसको उनको सफाई करनी पड़ेगी। चालू है वो काम, लेकिन उसको बहुत मेहनत से करना है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली भी स्लीपर सेल है कांग्रेस में, अभी भी है सक्रिय, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी देखना होगा। जरा आना चाहता हूँ पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आता हूँ। स्लीपर सेल की बात हो रही थी। राहुल गांधी का भाषण कल का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी हम लोग कल शाम को चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो भाषण अभी तक दिए हैं कांग्रेस के, खासकर संगठन को मजबूत करने को लेकर, और क्या उम्मीद यहाँ रखी जाए, जबकि अब महाधिवेशन है और यहाँ से एक नई कांग्रेस को फॉर्म होते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि फॉर्म करेंगे, राहुल गांधी की उस पर छाप होगी। भले वहाँ प्रियंका गांधी की बात हो रही हो, कुछ और बात हो रही हो, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद और 2025 में संगठन को मजबूत करने की बात कांग्रेस कर रही है, ऐसे में, जिस पर शकील जी कई बार लिख चुके हैं, बता चुके हैं, जरा समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या यहाँ राहुल गांधी उस भूमिका में नज़र आते हैं आपको, जहां वो डिसीजंस मतलब उनके इर्द गिर्द हो। अध्यक्ष हैं ऑफ कोर्स मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ साथ चलते हैं, और जब संगठन की बात आती है तो कितने यहाँ पर मजबूत दिखाई देते हैं राहुल गांधी। इंडिविजुअली अलग, संगठन अलग, दोनों अलग अलग बात की जाए तो। देखिए राजू जी, पिछले अगर आप 2 साल को देख लें, बल्कि और ज्यादा, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के राहुल गांधी ने इंडिविजुअली, मतलब अकेले तौर पर मोदी, संघ और पूरे बीजेपी के सामने एक काउंटर नैरेटिव देने में बड़ी सफलता अर्जित की है।
वो हिंदुत्व की राजनीति, वो फांसीवादी राजनीति, एक नेता की राजनीति, सारे उसके डिसीजन और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लेने की ताकत, इन सबके सामने एक अकेले राहुल गांधी जो सड़क पर उतर करके उसी संविधान के जरिए, जिस संविधान में स्वाधीनता आंदोलन के वो तमाम मूल्य शामिल है। हालांकि राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि हजारों वर्षों के मूल्य उस संविधान में है। भगवान बुद्ध की वे उपदेश हैं, बसवन्ना से लेकर के जितवा फूले होते हुए और डॉक्टर अंबेडकर तक, गांधी और नेहरू तक, उन सब की बात वो करते हैं। लेकिन वो तमाम मूल्य ऑब्वियस है कि स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान और संविधान सभा के भीतर वो निर्मित होते हैं और संविधान देश का तैयार होता है। आरएसएस हो, उस समय का जनसंघ हो, हिंदू महासभा हो सावरकर की, या आज की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हो और उसके तमाम कुकुरमुत्ते की तरह उगाए कट्टरपंथी संगठन हो, ये आरएसएस जिस तरह का संगठन है वो क्या करता है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं, कोई और संगठन क्या बोल रहा है। और इन तमाम संगठनों को बाकायदा वहां से पनाह मिलती। अभी क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है, रामनवमी को क्या हुआ। और ये आश्चर्य है कि जो मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग कई बार उस नैरेटिव में फंस जाते हैं। पूरा रमजान निकल गया, ईद निकल गई, कहीं किसी ने कोई देखा कि कहीं कोई अनरेस्ट हुआ हो, कभी किसी ने कोई बदतमीजी की हो, किसी ने देखा पूरे देश में। पाबंदियां क्या क्या थी कि साहब आप सड़क पर तो छोड़ दीजिए, आप अपने छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते जी। और यहां रामनवमी के जुलूस में क्या हो रहा था, हमारे कानपुर में क्या हुआ, वो प्रयागराज में क्या हुआ, और यहां ठेकेदारी क्या होती है साहब। हिंदू धर्म तो बड़ा सहिष्णु है, हमने तो 800-900 साल सहिष्णुता दिखाई है। सच्चाई तो दिख रही ना लोगों को। तो एक काउंटर नैरेटिव राहुल गांधी ने जो खड़ा किया सामाजिक न्याय का, उसी संविधान का, उसी संविधान के मूल्यों का, कि ये देश आगे बढ़ेगा उन संवैधानिक मूल्यों के जरिए और उस संवैधानिक रास्ते पर, उस आरएसएस और बीजेपी के जरिए कतई नहीं, जो लगातार संविधान के खिलाफ खड़े रहे। वो जो आज संविधान के आगे नाक रगड़ रहे थे, वो संविधान बदलने वालों के साथ खड़े थे। चुनाव के पहले जो मुनादी कर रहे थे कि नहीं साहब हम तो संविधान बदलेंगे, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की थी मोदी जी। बाद में तो ऐसे लग रहा है संविधान को पूछ रहे हैं साहब। तो उस काउंटर नैरेटिव को देने में अकेले राहुल गांधी, हालांकि उनके साथ इस देश के करोड़ों लोग हैं, मैं अकेले इसलिए कह रहा हूं कि वही एक चेहरा है जो लड़ रहा है, जिसको लीड करना होता है, मेन वो होता है। इसमें कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांगठनिक स्तर पर जो कमजोरियां थी, और खुद राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे यहां ढेर सारे स्लीपर सेल हैं, आरएसएस और आरएसएस कहां नहीं घुसा हुआ है जी, हर राजनीतिक दल में मौजूद है। अब समस्या यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि वो निकल जाए, लेकिन 2025 को उन्होंने संगठन का वर्ष घोषित किया। तो जो आप देख रहे हैं तब्दीलियां, एक नई कांग्रेस जो राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के रास्ते पर होगी, और एक नया संगठन
जिसमें नौजवान होंगे, जिसमें वो लोग होंगे कि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुंह नहीं मोड़ेंगे। अभी क्या है, राहुल गांधी कहते हैं कि 50% की हम सीलिंग खत्म करेंगे, जाति जनगणना कराएंगे, तो ठीक नीचे वाला नहीं बोलता है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की अपनी पुरानी परंपरा है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो कांग्रेस को ही खाए जा रही। ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करना चाहिए। कम से कम जो निकल गए हैं, अब उस पर राहुल गांधी आगे बढ़। तो सांगठनिक रूप से जो चुनौती है, उस चुनौती को भी, उससे लड़ने का मादा अब दिखाई पड़ रहा है। और ये जो गुजरात में अधिवेशन चल रहा है, जो आज पवन खेड़ा ने कहा ना कि गुजरात ने आजादी के आंदोलन में दिशा दिखाई थी इस देश को, गांधी जी के जरिए, सरदार पटेल के जरिए, आंदोलनों के जरिए, उसी गुजरात से कांग्रेस पार्टी इस देश को एक नई दिशा देने जा रही है। वो केवल नैरेटिव की दिशा नहीं होगी, वो दिशा होगी संगठन की। और भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के सामने आप बिना मजबूत संगठन के नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं है। इस समय कांग्रेस की लड़ाई उन स्टेट्स के साथ भी है, चाहे वो पुलिस स्टेट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, या तमाम संवैधानिक संस्थाएं हो। वो लड़ाई आरएसएस से भी है, सावरकर से भी है, सावरकर की आइडियोलॉजी से भी है कि जहां तलवार निकाल ली जाती, माने वहां चूंकि बात करने का मादा नहीं है। अभी पुणे में क्या होने वाला है, किसी की हिम्मत होगी राहुल गांधी के सामने खड़े होने की, विचार विमर्श करने की क्या हिम्मत होगी किसी में? राहुल गांधी ने ताल ठोकी थी चुनाव के पहले कि आ जाए मोदी जी और कर ले तो दो हाथ, कर ले बात। लेकिन ये सबको मालूम है कि सच के सामने झूठ कभी टिक नहीं सकता। वो दृढ़ता के ये इस तरह की मक्कारी नहीं टिक सकती कि आप मटन और क्या क्या बोल रहे थे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर इस देश के बाहर ये कैंपेन गई होगी तो लोग क्या सोचते होंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री किस भाषा में बोलता है। तो वो जो ताकत है वो अब कम से कम राहुल गांधी कांग्रेस के जरिए, और जो आपने सवाल पूछा था कि क्या मुकाबला कर पाए, और मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा था कि आप कॉन्फिडेंस देखिए, वो जो चेहरे हैं जी, उनमें वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हम लड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी टारगेट थोड़ा लंबा ले लेते हैं, मैं उस बात से असहमत रहता हूं। ये अंग्रेज नहीं है कि अंग्रेजों के बाप हैं ये। अंग्रेज तो फिर भी कभी कभी थोड़ा डेमोक्रेटिक हो जाते थे, इनसे तो सीधे दो हाथ करने की जरूरत है। वो हम 5 साल और 10 साल 20 साल इंतजार नहीं कर सकते। राहुल गांधी कई बार कहते थे 50 साल लड़ेंगे। हाँ, 50 साल उस आइडियोलॉजी से लड़ना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन ये तभी होगा जब सत्ता बदलेगी। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि इस देश के लोग गड़बड़ नहीं है, और इस देश के लोग खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ खड़े हैं, और मैं जहां बैठा हूं इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं, हम सब साक्षी इस बात के। लेकिन वो लोग स्टेट से नहीं लड़ सकते, वो तो लड़ाई विपक्ष को लड़नी पड़ेगी, राहुल गांधी को लड़नी पड़ेगी। और ये बात बड़े अभिमान के साथ कही जा सकती कि एकमात्र व्यक्ति, मैं इसमें किसी दूसरे को नहीं रख सकता, कि जो 2-2 दर्जन मुकदमे के बाद भी खड़ा हुआ है। कई बार लगता है कि वो जैसे महाभारत की युद्ध में, अब अभिमन्यु का उदाहरण तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे तमाम महारथी जो तमाम जख्म खाने के बाद भी लड़ते रहे, राहुल गांधी उस तरह से दिखाई पड़ते हैं। करिए मुकदमे कितने करेंगे, ये नेहरू का पोता है, वो 9 साल जेल में रहेंगे, अब जेल में डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मादा दिखता है, तो आप अकेला ही व्यक्ति सही, अगर उसमें लड़ने का मादा है
तो फिर ये तो सावरकरवादी हैं, इनको तो सिर्फ माफीनामे लिखने आते हैं जी। तो इसलिए मैंने कहा कि गुजरात से एक नया सवेरा, जो पवन खेड़ा ने भी शायद कहा, उसकी संभावना, बहुत प्रबल संभावना दिखती हो, और इसलिए मुझे लगता है कि वो चीजें तेजी से बदलेंगी अब। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं इसके बाद? क्या यहाँ से कांग्रेस उन चुनौतियों को, खासकर बिहार के बाद जिन राज्यों में चुनाव हैं, एक असम दिखाई देता है जहाँ पर आमने सामने की लड़ाई है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से कांग्रेस को फाइट करनी होगी, और फिर उधर केरल में है जहाँ यूडीएफ और एलडीएफ की बात होगी, और तमिलनाडु है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक मजबूत कांग्रेस तो चाहिए, विपक्ष की भूमिका अगर निभानी है ढंग से, और चुनाव में फाइट करनी है ढंग से तो। और उसके अलावा तुरंत फैसले लेने की क्षमता, सबसे बड़ी बात यह कि तुरंत फैसले कैसे लिए जाए। किस बात का इंतजार हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का हृदय परिवर्तन हो जाएगा तब हम उनसे बात करेंगे? क्या नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारने का इंतजार कर रहे हैं? तुरंत इन पे हमले बोलने चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से वक्फ बिल पास हुआ है, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की वजह से वक्फ बिल पास हुआ है, वरना तो आपके पास 232 थे, आप जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या होता संख्या। तो इन लोगों ने वक्फ बिल अगर पास करवाया है तो किस बात का इंतजार है कि चंद्रबाबू नायडू का कोई हृदय परिवर्तन होने वाला है? जब चुनाव आएंगे जब देखी जाएगी। दूसरी बात, जो अभी आपने शुरुआत में बीच में कहा कि मीडिया कुछ जो है सूत्रों के हवाले से बता रहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने वो किया। आप इस मीडिया के सवालों को देखिए। कांग्रेस की कोई प्रवक्ता अगर मुसलमान है तो मीडिया का सवाल पाकिस्तान हो जाता है। राहुल गांधी अगर सामने बैठे हैं तो राहुल गांधी जैसे जो नेता प्रतिपक्ष है तो वो एक कोई रिपोर्टर जो है वो तू तड़ाक की भाषा में बात कर लेता है। सुबह से रात तक इस मीडिया कॉन्डक्ट आप देखिए। जब तक विपक्षी दल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया गठबंधन के दल, जब तक इस मीडिया के प्रति, मीडिया के खिलाफ आप कोई साझा, कारगर, मजबूत रणनीति नहीं बनाएंगे, तब तक आपका कुछ भी भला नहीं होगा। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, ये मीडिया है। बिल्कुल। और ये मामूली मीडिया नहीं है, ये वो मीडिया है जिसको हम लोग अभी पढ़ते इतिहास में रेडियो रवांडा आई है, जिसने हफ्तों के अंदर लाखों तुर्सियों की हत्या, कत्लेआम करवा दिया था भड़का कर। ये रोज भड़काता है। ये किसान के खिलाफ है, ये मीडिया दलित के खिलाफ है, ये मीडिया मुसलमान के खिलाफ है और विपक्षी दलों के खिलाफ है। भारत की संविधान की आत्मा के खिलाफ रोज काम ये करता है। कब इसने रहम बरता है? तो आप टोकन कि हम ये मीडिया ने ये कर दिया तो हमारा प्रवक्ता नहीं जाएगा, इस मीडिया का हम बायकॉट, ये पूरा कुनबा है और ये पूरा आरएसएस का एक मशीनरी है, कॉर्पोरेट और आरएसएस की गठजोड़ की एक मशीनरी है। इसके खिलाफ भी सोचना चाहिए विपक्षी दलों को कि जब तक आप मीडिया का कुछ नहीं करेंगे, जब तक आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, कितनी बैठकें आप करते रहे। बिल्कुल। दूसरी बात कि मोदी जी कास्ट सेंसस को लेकर, मोदी जी संविधान को लेकर और मोदी जी ट्रंप के टैरिफ को लेकर डिफेंसिव है। मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ट्रंप के टैरिफ का टी वो बोल नहीं पाए अभी तक। तो निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की इस मुद्दे पर अभी तक, वित्त मंत्री ने। स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा स्वाहा हो गया। वित्त मंत्री को आना चाहिए था, इतना बड़ा एक इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पड़ रहा, नहीं कर रहे। तो संविधान, टैरिफ और कास्ट सेंसस,
इन 3 मुद्दों पर मोदी जी डिफेंसिव है। तो जो जहां डिफेंसिव है तो आप वहां पे हमलावर होइए। बिल्कुल। आप देखिए, याद कीजिए कि संविधान को लेकर मोदी जी कितना परेशान थे। उसके बाद लोकसभा में इनके लगातार नेता जो है राहुल गांधी को संविधान को लेकर टिप्पणियों में उलझाते हैं। उसके बाद सेंसस 2021 में ड्यू था, अभी तक नहीं करा पाए। क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उसमें कास्ट सेंसस का मामला उलझा दिया इनको। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही उसको कराने की, सेंसस कराने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और ट्रंप का टैरिफ, तो देखते हैं कि कल क्या रणनीतियां कांग्रेस वहां से लेकर निकलती है। बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत स्पष्ट है, वो नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, और उसमें वो नए नए आइडियाज लेकर आते हैं। वो 370 लेकर आएंगे, वो CAA लेकर आएंगे, वो राम टेम्पल, वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट लेकर आ गए। यानी वो नए नए एक्ट, नई नई चीजें लेकर आते हैं। आपका संविधान, सामाजिक न्याय, जातिवाद जनगणना, 50% के आरक्षण लिमिट हटाने के, ये सारे मुद्दे हैं। आप इसमें क्या कंटेंट लेकर आ रहे हैं? कल देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशंस आते हैं, क्या कैसे अनफोल्ड होता है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कल रेजोल्यूशन क्या आएगा और कांग्रेस यहाँ से कितनी मजबूत होकर बाहर निकलती है, इसलिए कि कांग्रेस का ये अधिवेशन अपनी मजबूती के लिए है और इसलिए भी ज़रूरी है। जरा सुनील शुक्ला जी, इसी पे आपसे भी, क्योंकि अब आने वाले समय में चुनाव है, फिर चुनाव की तैयारियों में मैदान में जब आप कूदते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि संगठन को कब मजबूत किया, कैसा मजबूत किया, कैसा है, उसको तो लड़ना है। लेकिन अभी समय है, इसलिए मैं पूछ रहा था। कांग्रेस ने अपने जो उसके मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे कम से कम उसकी निरंतरता बनी हुई है। CWC की बैठक एक संस्थागत पार्टी के एक सबसे बड़ी निर्णय लेने की बैठक होती, एक समिति इसकी बैठक है। इस राजनीतिक आयोजन में भारतीय कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूती के साथ प्रस्तुत कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बांधे रहने की कोशिश कर रही है, अपने नेताओं को संदेश देने का प्रयास कर रही है, और उसमें वो सफल है। टैरिफ का जहां तक सवाल है, ट्रंप के टैरिफ का सवाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। इस मुद्दे पर सिंगापुर जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित कर दिया, खुल के हमला किया US के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों, मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाए और अपने देशवासियों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। आप क्या कर रहे हैं? इस देश के लोगों को शेयर बाजार में ढकेलने वाले आप हैं। इस देश के मेरी अपनी जानकारी के अनुसार मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका शेयर बाजार में इंटरेस्ट रहा हो। लेकिन इस सरकार में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का आह्वान कर रहे थे कि आप शेयर मार्केट में जाइए, और जब शेयर मार्केट डूबने लगा तब आप शेयर का सब बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। आप लोगों को ये भी आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि जो डूबता हुआ पैसा है उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे, क्या हम उपाय कर रहे हैं। टैरिफ को लेकर के सरकार क्या कर रही है, इसकी बात करने के लिए आप तैयार नहीं है। तो मतलब राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, दोनों स्तर पर सरकार विफल है। जो ये मुद्दा है मीडिया वाले मुद्दे के ऊपर, मीडिया के वाले मुद्दे पे आप लोगों की पहचान करके निश्चित रूप से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कीजिए, चाहे उनके खिलाफ कोई स्टैंड लीजिए। इन जनरल मीडिया का बाइकाट मुझे लगता है कि बहुत गंभीर आह्वान हो जाएगा, और इसमें एक ये नैरेटिव बनने लगेगा कि जिस लोकतंत्र पे हमला करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लग रहा है, वह विपक्ष के ऊपर भी लगेगा कि आप मीडिया की आज़ादी नहीं चाहते। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों से इस देश की जनता भी उभी हुई है, लेकिन उनकी पहचान हो कि ये फला व्यक्ति है, जैसे अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने एक अखबार का नाम लिया, एक मीडिया चैनल का नाम लिया कि हम दोनों का बहिष्कार करेंगे। इन मीडिया जनरल उन्होंने बात नहीं की, अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आप अखबार मत पढ़िए और इस मीडिया चैनल में भाग मत लीजिए, बाकी पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो एक इस तरह का निर्णय बिल्कुल आवश्यक है कि आप ऐसे लोगों की पहचान कीजिए और ऐसे लोगों की पहचान करके उन पर लगातार हमला करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी विश्वसनीयता आम आदमी भी खो चुके हैं। यूं ही नहीं गोदी मीडिया का प्रचलन हो गया है,
लेकिन कांग्रेस का एक मामले में कि कांग्रेस अपने मुद्दों पर एकदम स्पष्ट है, उन मुद्दों के साथ वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, उन मुद्दों को लोगों के बीच में विमर्श में ले जाने के लिए वो लगातार अपने राजनीतिक अभियान में लगी हुई है। और CWC जैसे उसके महत्वपूर्ण बैठक में भी उन्हीं मुद्दों की बात कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय एकता का, विपक्षी दलों की एकता का सवाल है और सांप्रदायिकता का सवाल है। इन दोनों सवालों पे कांग्रेस की निरंतरता मुझे लगता है कि आज की राजनीति की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का यही प्रमुख आधार भी होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा मीडिया का जिक्र आ रहा है और अनिल जी, चलते चलते आपसे ज़रूर ये समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे, और हमारे साथी शकील जी हैं, मौखिक रूप से ज़रूर, लिखित रूप से भी सोशल मीडिया के ज़रिए ये काफ़ी लिखते भी हैं, रखते भी हैं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मीडिया है। कांग्रेस का पक्षधर मीडिया तो है नहीं। देखिए, सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी के बारे में चलने लगा खबर कि ये सब अलग हो गए, हम लोग यानी खासकर तुष्टीकरण की राजनीति को सामने लाकर दूसरे ढंग से रख दिया गया मीडिया के जरिए, जिससे बचने की कोशिश करती रही है कांग्रेस। कैसे देखा जाए, एक चुनौती है। नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत हूँ। ये मीडिया सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष और कांग्रेस दोनों के लिए। ये असल में राष्ट्रीय एकता के विरोध में है और इसको मतलब अब देशद्रोही वगैरह कहीं कि नहीं, मालूम नहीं हमको कितना वो सही शब्द है, लेकिन ये लोग सब एंटी नेशनल है। उसको राष्ट्रद्रोही कहने में हमको मतलब हिचक नहीं हो रही है। उसका संवैधानिक और संसदीय है कि नहीं वो आप देख लीजिए। लेकिन ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहा है सुबह से शाम तक। जो है कोई भी कंट्री, किसी को पता है कि अगर भारत को अखंड रखना है तो मुसलमान हो चाहे कोई हो, सबको साथ लेकर ही देश अखंड रह सकता है, एकता रह सकती है देश की, और जान करके चला रहा है। अभी वक्फ बिल पर आप देखिए, पूरा ये ब्लड बात चल रहा है जहाँ तहाँ, क्या कहते हैं, हर एक वर्ल्ड के जितने कल ही हुआ है, आज तो थोड़ा सुधर गया मामला शेयर मार्केट्स में, उसका कोई खबर नहीं। सुबह से लेके वक्फ बिल, अरे वक्फ बिल वाला ठीक है, उसका चर्चा दिया, खबर बड़ी खबर है आपने चलाई, तो उस पर डिबेट कर रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक लगा, दरगाह मस्जिद इसी सब में है। ये कौन करवा रहा है? इसका मतलब है कि सीधे सीधे उसको जो ये है, क्या कहते हैं, बीजेपी के दफ्तर से उसके एजेंडा तय होते हैं। और कुछ लोग तो शाखा के में से घूम करके मतलब आए, हम लोग भी आंदोलन से आए हैं, लेकिन तथ्यों और जो इसका है उसका तो आप रखेंगे ख्याल। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कह रहे हैं कि आप विचार मत रखिए, आप दक्षिणपंथी रहिए, लेकिन तथ्यों से झूठ पर बोल कुछ रहा है, लिख कुछ रहा है, और ये क्या कहते हैं, ये जो चल रहा है अंधेरगर्दी जो है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं सुनील जी से एकदम सहमत हूँ कि ये काम बायकॉट करके पूरा मीडिया का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा मीडिया में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतना जो मकान बना रहा है, ये जो है क्या कहते हैं चैनल्स के ये हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स अमीर हो गए हैं। एक बार कुलदीप नैयर ने एक पत्रकार के बारे में लिख दिया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, तो वो जो है, वो नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उनका ही रिक्रूट किया हुआ थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो, तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा हमको दिक्कत लगती है कि इसके पास पैसा बहुत आ गया है। तो ये भी जांच होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल जैसे जर्नलिस्ट है, ये पॉलिटिशियंस का ये होता है, वैसे सोशल ऑडिट कराएं कि इनका क्या क्या इंटरेस्ट है, इनके पत्नी कहीं काम कर रही है, क्या कर रही है, ये सब आपको अटैक करना होगा। उनके इंडिविजुअल जो इंटेग्रिटी है उसके बारे में भी मतलब आपको फाइट करनी है, आइडियोलॉजिकली भी, और जो करप्शन है मीडिया में उसको उजागर करना होगा। लेकिन उन पर बैन या उसके खिलाफ उन पर हमले उनके दफ्तर पर या बायकॉट, इसके समर्थन में मैं नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी इसके तुरंत बाद आप देखिए एक पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे अभिषेक मनु सिंघवी, देश के वरिष्ठतम वकीलों में